दोस्तों 1925 में दो फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन और नेथन रोजन ने एक काफ़ी यूनिक आइडिया को प्रपोज किया और ये आइडिया था स्पेस टाइम में मौजूद टनल, जो कि इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं वर्म होल, या फिर इसको हम आइंस्टीन रोजन ब्रिज के नेम से भी जानते हैं। दरअसल साइंस और साइंस फिक्शन कम्युनिटी के लिए वर्म होल्स हमेशा से ही एक फैसिनेशन का सब्जेक्ट रहा है, लेकिन इस बात के बावजूद भी हमारे साइंटिस्ट वर्महोल को बनाने में और उसको स्टेबलाइज करने में ज़्यादा प्रोग्रेसिव साबित नहीं हुए हैं। पर आखिर वो क्या चीज़ है जो कि हमको एक स्टेबल वर्महोल बनाने से रोकती है? तो आज इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी सारी फिक्शनल बात करने वाले हैं, बट थोड़ी सी फिजिक्स के साथ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वर्महोल्स के बारे में बताता हूँ। तो सपोज करो ये जो फ्लैट शीट ऑफ पेपर है, ये हमारा स्पेस टाइम है। इसमें हम दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। हमको इस पॉइंट से उस पॉइंट पर जाना है। तो कन्वेंशनली क्या होगा, आप अपने स्पेसशिप में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन में जाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो वर्महोल क्या करता है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता है एक टनल के थ्रू। तो पहले जो पाथ इतना लंबा था वो काफ़ी शॉर्ट बन गया, क्योंकि स्पेस के दो पॉइंट एक टनल के थ्रू कनेक्ट हो गए। तो ये जो टनल है, इसको ही हम वर्महोल बोलते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम फ्यूचर में चलते हैं। तो सपोज कीजिए हम स्पेस कॉलोनी बनाने में सक्सेसफुल हुए हैं और हमने काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी को अचीव कर लिया है। हमने दूसरी गैलेक्सी में मौजूद एलियंस के साथ कम्युनिकेट कर लिया है। तो इमेजिन करो आप अपने स्टारशिप में हो और आपको एक वर्महोल के थ्रू एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद अपने किसी एलियन फ्रेंड से मिलने जाना है और आप इसके लिए वर्महोल का यूज़ करते हो। तो यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट है, राइट। लेकिन जैसे ही हम वर्महोल में एंटर करते हैं, वो वर्महोल कोलैप्स हो जाता है, वर्महोल का एंट्रेंस बंद हो जाता है और दूसरी गैलेक्सी में मौजूद हमारे उस दोस्त से मिलने का सपना और हमारी ट्रिप दोनों ही खत्म हो जाती है। और आप ये सोचते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और आप ये कहते हो क्या कभी हम एक फंक्शनल वर्महोल बना पाएंगे? तो चलिए इसको हम समझते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्महोल्स भी कई सारे टाइप के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिजिसिस्ट के लिए दो वर्महोल सबसे ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहला लॉरेंजियन वर्महोल और दूसरा यूक्लिडियन वर्महोल। अभी इसमें से जो यूक्लिडियन वर्महोल है वो थोड़ा सा वियर्ड है, क्योंकि ये इमेजिनरी टाइम स्केल में एग्जिस्ट करता है, और इमेजिनरी टाइम को इमेजिन करना ये अपने आप में थोड़ा सा ऑड कंसेप्ट है। सपोज करो ये जो लाइन है ये हमारी प्रेजेंट टाइम लाइन है। इसमें जो ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि जो सेंट्रल पॉइंट है, वो आपका प्रेजेंट है, एंड राइट हैंड साइड में है आपका फ्यूचर और लेफ्ट हैंड साइड में है आपका पास्ट। पर सपोज करो एक और टाइमलाइन जो कि हमारी इस करंट टाइमलाइन के एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यानी कि राइट एंगल पर है। और ये लाइन बेसिकली क्या है, ये जो हमारे रियल टाइम के कोऑर्डिनेट्स हैं, जब हम इसमें इमेजिनरी नंबर आयोटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको परपेंडिकुलर लाइन मिलती है। इसको हम इमेजिनरी टाइमलाइन कहते हैं, क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हुआ, और मल्टीप्लिकेशन की इस प्रोसेस को हम कहते हैं विक रोटेशन। और इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको टाइम मिलेगा, इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी टाइम, क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर इंक्लूडेड हैं। अब देखिए नॉर्मली रियल टाइम में क्या होता है, किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में किसी इवेंट का एक ही समय में केवल एक ही मोमेंट होता है, लेकिन इमेजिनरी टाइम में किसी इवेंट का हर एक मोमेंट एक ही समय में हो सकता है। मतलब कि इमेजिनरी टाइम में कोई भी बिगनिंग नहीं होती, क्योंकि सारे मोमेंट एक साथ हो रहे होते हैं। और इमेजिनरी टाइम इटसेल्फ एक काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। तो ऐसे में वर्महोल जो कि इमेजिनरी टाइम के साथ एंटेंगल्ड हो, उसको हम अवॉइड करते हैं। इमेजिनरी टाइम एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप इसको पूरा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारी इमेजिनरी टाइम के ऊपर वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम लॉरेंजियन वर्महोल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वर्महोल हमसे ज़्यादा फैमिलियर हैं। बेसिकली ये ब्रिज की तरह काम करते हैं, जो कि यूनिवर्स के दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। कोई भी मैटर या फिर इवन फोटोन भी जब इसमें से गुजरता है तो ये कोलैप्स हो जाते हैं। और अगर ये नॉर्मल मैटर के इंटरेक्शन से कोलैप्स हो जाते हैं तो क्या हम इसमें कभी ट्रैवल कर पाएंगे? अगर किसी तरह हम इसको स्टेबल बना पाए तो शायद से हाँ। तो अगर नॉर्मल मैटर इसको अनस्टेबल बनाता है तो फिजिक्स ये कहती है कि शायद नेगेटिव एनर्जी की मदद से इसको स्टेबलाइज किया जाए। मतलब नेगेटिव एनर्जी इस वर्महोल को कोलैप्स होने से बचा सकती है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिर हम नेगेटिव एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम कहीं से खरीद लें या फिर ये कहीं पर एग्जिस्ट करती हो। इवन क्लासिकल फिजिक्स में नेगेटिव एनर्जी का कंसेप्ट फॉरबिडन है। तो आखिर हम इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो अब कुछ फिजिसिस्ट ये मानते हैं कि कैसिमिर इफेक्ट के थ्रू हम नेगेटिव एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। अब कैसिमिर इफेक्ट क्या होता है? तो सपोज करो आप एक रूम में हो जो कि एम्प्टी स्पेस से भरा हुआ है,
या फिर सपोज करो आपने वैक्यूम में एक रूम को बिल्ड किया एंड देन आपने दो मिरर्स लिए जो कि एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में है एंड आप उन दोनों मिरर्स को एक दूसरे के क्लोज लाते जाते हो। एंड आई थिंक आप सब ये बात जानते ही होंगे कि एम्प्टी स्पेस असल में एम्प्टी नहीं होता। दरअसल वैक्यूम भी फ्लक्चुएटिंग पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भरा हुआ होता है। तो जब हम इन दोनों मिरर्स को एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो इन मिरर्स के बीच जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इन मिरर्स के बीच फिट नहीं हो पाएगी और इसका रिजल्ट ये होगा कि इन दोनों मिरर्स के बीच की स्पेस की एनर्जी सराउंडिंग स्पेस की एनर्जी से कम होगी एंड ये चीज़ नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करेगी एंड मिरर्स एक दूसरे को पुश करेंगे जिससे कि वो सराउंडिंग स्पेस के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएं और इस नेगेटिव एनर्जी के पास रिपल्सिव इफेक्ट होगा और इसी रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से हम वर्महोल्स को क्लोज होने से बचा पाएंगे यानी कि स्टेबलाइज कर पाएंगे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो कैसमेर इफेक्ट होता है वो लगभग 10⁻⁻⁴ जूल पर मीटर क्यूब नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और एनर्जी का ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम इस एनर्जी को नॉर्मल मैटर की एनर्जी के साथ कंसीडर करें तो सेम वॉल्यूम ऑफ स्पेस में 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के पास रफली 9 × 10⁻16 जूल पर मीटर क्यूब एनर्जी डेंसिटी होती है। तो इतनी कम एनर्जी से एक वर्महोल को स्टेबलाइज करना बिल्कुल इनसफिशिएंट है। तो अब हमारे पास एक और तरीका है। स्पेस में जो फ्लक्चुएटिंग पार्टिकल होते हैं दरअसल वो फ्लक्चुएटिंग पार्टिकल पेयर्स में होते हैं। इसमें से एक मैटर होता है और दूसरा एंटी मैटर होता है और एक कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो अभी जब ब्लैक होल के इवेंट ओरिजिन के पास एक क्वांटम पार्टिकल फ्लक्चुएशन करता है तो एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और दूसरा एस्केप कर जाता है एंड ये एस्केप करते वक्त नेगेटिव एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर सकता है। खैर इस वीडियो में इसके मैकेनिज्म को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो हॉकिंग रेडिएशन पर हम कभी किसी डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी जो इन पार्टिकल से नेगेटिव एनर्जी की प्रोडक्शन के चांसेस हैं दरअसल ये हमको होप देते हैं श्वार्ज़चाइल्ड वर्महोल्स के बनने का। दरअसल जो वर्महोल ब्लैक होल एंड व्हाइट होल पोर्टल को कनेक्ट करते हैं उसको हम श्वार्ज़चाइल्ड वर्महोल बोलते हैं और इस टाइप के वर्महोल का डिस्क्रिप्शन आइंस्टीन की फील्ड इक्वेशन के सॉल्यूशन में आता है। पर यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले जो नेगेटिव एनर्जी वो पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं असल में वो एनर्जी ब्लैक होल को इवेपोरेट करती है। दूसरा वाइट होल के एग्जिस्टेंस केवल अभी तक हमारी मैथमेटिक्स में है तो अभी तक इनके एग्जिस्टेंस का प्रूफ हमारे पास नहीं है। एंड तीसरा ब्लैक होल की इंटेंस ग्रेविटी की वजह से वर्महोल का जो थ्रॉट है वो इलोंगेट होकर कोलैप्स हो सकता है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास अभी तक वर्महोल को बनाने की एक परफेक्ट रेसिपी नहीं है और जो रेसिपीज़ हैं भी उनमें भी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हमारे पास उनको बनाने के कंपोनेंट नहीं हैं। वर्महोल बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं लेकिन केवल एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के तौर पर जो कि हमारे ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। वेल इसके बारे में आपका क्या सोचना है हमको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाएँ।